नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में पूर्णबंदी को लेकर राहुल के सवालों की जानेंगे कि कांग्रेस के किस चक्रव्यूह से उड़ने वाली है शिवराज की नींद और उद्धव के सामने क्या है नई परेशानी, और आखिर में बात गरीबों की परेशानी और अमीरों पर सरकार की मेहरबानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का बड़ा ऐलान, फाइनल ईयर को छोड़कर यूनिवर्सिटी के बाकी छात्र बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में होंगे प्रमोट। दिल्ली क्रिकेट के संचालन के लिए तदर्थ समिति बनाएगा बीसीसीआई। बीसीसीआई पहले ही डीडीसीए का रोक चुका वार्षिक अनुदान। वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के पद छोड़ने के बाद डीडीसीए में नहीं है कोई अध्यक्ष। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुरू किया ऑनलाइन बिक्री मंच। ऑनलाइन मंच के तहत ग्राहकों को मिलेगा कार लोन, बीमा, पुरानी कार के बदले नई कार, एसेसरीज और कार खरीदने से जुड़ी सभी सुविधाएं। फेसबुक और गूगल के कर्मचारियों को राहत, कर्मचारी पूरे साल कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम। कंपनी ने दी साल के अंत तक घर से काम करने की छूट। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में रही बढ़त, सेंसेक्स 199 अंक और निफ्टी 52 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के हादसे से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, सरकार कह रही है कि श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवा दी, लेकिन लगता है कि श्रमिकों को सरकार पर भरोसा नहीं है, वरना वो लोग पैदल अपने घरों की ओर नहीं जा रहे होते और ना ही ये हादसा होता। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, यहाँ सवाल मजदूरों के भरोसे का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि सरकार उस भरोसे का क्या कर रही है जो साल भर पहले इस देश की जनता ने उसे दोबारा चुन करके जताया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हम सब ने देखा कि अर्थव्यवस्था की हालत नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों के कारण बिगड़ गई, लेकिन फिर भी 2019 के चुनाव में भाजपा ने दोबारा केंद्र की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस बार मोदी सरकार का दावा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की बनाएंगे, लेकिन सरकार का यह दावा धरा का धरा रह गया। सरकार इसके लिए मौजूदा स्वास्थ्य आपदा को जिम्मेदार बता सकती है, लेकिन इसमें भी उसे जिस तरह से गरीबों की सुध लेनी चाहिए थी वो नहीं ले रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है मीनाक्षी कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर मई तक लगभग हर रोज मजदूरों की बदहाली की तस्वीर किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ रही है, लेकिन लगता है कि सरकार के पास उनकी तकलीफों को देखने के लिए आंखें नहीं हैं और न ही उनकी कराह सुनने के लिए कान है। वो बस अपने मगन में घोषणाएं कर रही है, दावे कर रही है, जिसमें मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई तो बड़ा दावा किया गया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उसका खर्च उठा रही हैं, लेकिन 85 और 15% के फॉर्मूले में मजदूरों का सफर उलझकर रह गया है। इसीलिए जिनके पास पैसे बचे हैं या जो इंतजाम कर पा रहे हैं वो ट्रेन में बैठ रहे हैं, जबकि बहुत से मजदूर अब भी पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। औरंगाबाद में जो कुछ हुआ मीनाक्षी, वो इसी कारण हुआ है कि मजदूर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पैदल जा रहे थे और सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए पटरियों पर बैठे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जो थोड़ी देर की आराम है वो उन्हें हमेशा के लिए सुला देगा। सरकार अब मुआवजे का ऐलान कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है मीनाक्षी कि कब तक आखिर मुआवजे देकर जिम्मेदारी से सरकार मुंह चुराएगी, कब असलियत का सामना कर ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे गरीबों का सचमुच भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केंद्र की मोदी सरकार जहां देश को स्वास्थ्य मुसीबत से उबारने के लिए पूर्णबंदी लागू कर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष पूर्णबंदी से परेशान लोगों की आवाज बुलंद कर रहा है। आज भी जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। राहुल ने लोगों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया, साथ ही सरकार से सवाल पूछा कि आखिर सरकार की रणनीति क्या है। मौजूदा मुसीबत से पूरा देश जूझ रहा है। विपक्षी दल भी सरकार का साथ देते नजर आ रहे हैं। मुसीबत से उबरने के लिए सुझाव भी दिए जा रहे हैं, लेकिन पूर्णबंदी के तीसरे चरण में भी जब सरकार की रणनीति जनता के साथ विपक्ष को समझ नहीं आई तो विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई और सरकार से सवाल पूछा कि आखिर सरकार की पूर्णबंदी खोलने की रणनीति क्या है। सरकार को अपनी रणनीति जनता को बतानी चाहिए और कामगारों के खाते में सीधे पैसे डालने चाहिए। सरकार को सुझाव देते हुए राहुल गांधी ने छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज देने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही कहा कि अब सरकार को पूर्णबंदी खोलने की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकार से पूर्णबंदी की रणनीति को राज्य और जिला प्रशासन के साथ साझा करने की बात भी दोहराई, ताकि जिला प्रशासन या राज्य सरकारें मिलकर एक दिशा में काम कर सके। एक बार फिर राहुल ने गरीब कामगारों को न्याय योजना की मदद से पैसे देने की मांग की। अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। राहुल ने कहा,
सरकार को लगता है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करेंगे तो रुपए की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन इस वक्त रिस्क लेना जरूरी है क्योंकि जमीनी स्तर पर लोगों को पैसा मिलना चाहिए। सरकार जितना सोच रही है उतना ही समय बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं, राज्यों को राहत पैकेज न मिलने को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल ने मौजूदा मुसीबत से पार पाने के लिए जिला स्तर से रणनीति बनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि अगर पीएमओ में इस पर फैसले लिए जाएंगे तो मुसीबत बढ़ेगी। मौजूदा हालात 1% के लिए खतरनाक है, बाकी 99% के मन में डर का माहौल है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी सरकार को सुझाव दे रहे हो। वो पहले भी कई बार मौजूदा हालात को लेकर सरकार को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन सरकार है कि ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी तो मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। पूर्णबंदी को लेकर सरकार का एक्शन प्लान समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक्शन प्लान से बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस सूबे में होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी से अपनी रणनीति को धार देने में जुट गई है। उपचुनाव के मद्देनजर विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है जिससे शिवराज की नींद उड़नी तय है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। एक तरफ स्वास्थ्य मुसीबत उसके लिए चुनौती बन गई है, तो वहीं विधानसभा चुनाव भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। जी हां, मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के दांव पेच अपनाए, ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस राज्य विधानसभा की 24 सीटों के आगामी उपचुनाव में बीजेपी को मात देना चाहती है। कांग्रेस की नजर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है, जिन्हें मात देने के लिए उपचुनाव में कांग्रेस उन भाजपा नेताओं पर दाव लगाना चाहती है जो 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर सिंधिया समर्थक तत्कालीन कांग्रेस नेताओं से विधानसभा चुनाव हारे थे। ऐसे नेताओं को टिकट देकर कांग्रेस कांटे से कांटा निकालने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस के अलग अलग नेताओं को पिछले चुनाव में पराजित बीजेपी नेताओं से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्वालियर सीट से 2018 के विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया बीजेपी की टिकट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर से हार गए थे। अब 2020 में होने वाले उपचुनाव में पवैया पर कांग्रेस की नजर टिक गई है। रायसेन जिले का अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र सांची भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार की परंपरागत सीट रही है। 2018 के चुनाव में डॉक्टर शेजवार ने अपने बेटे मुदित शेजवार को यहां से भाजपा का टिकट दिलवाया था। मुदित के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने चुनाव लड़ा और जीता। अब चौधरी भाजपा के टिकट पर खड़े होंगे। जाहिर है शेजवार आसानी से चौधरी का समर्थन नहीं करने वाले। कांग्रेस अब मुदित शेजवार पर डोरे डाल रही है। विधानसभा की 24 सीट पर ऐसे ही कई नेताओं को कांग्रेस अपने पक्ष में करने में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति उसे सत्ता के सिंहासन पर फिर से काबिज करवा पाती है या नहीं, ये देखना होगा। मगर इतना जरूर है कि कांग्रेस के ये तीर बीजेपी की राह में बाधा जरूर बनेंगे। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस खेमा अपनी ही महाविकास अघाड़ी सरकार की परेशानी का सबब बन सकता है। जी हां, पहले ही स्वास्थ्य हालात के कारण महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं अब विधान परिषद के चुनाव को लेकर सरकार की सहयोगी कांग्रेस ही उद्धव ठाकरे की राह में बाधा पैदा करती नजर आ रही है, जिससे विरोधियों का गदगद होना तय है। देश में छाई मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में 9 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अब तक लग रहा था कि विधान परिषद के चुनाव ही उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रख पाएंगे और उद्धव निर्विरोध एमएलसी बन जाएंगे, लेकिन अब इसमें भी पेच फंसता नजर आ रहा है, जिससे उद्धव एक बार फिर बेचैन होने लगे हैं और उद्धव की ये बेचैनी सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने ही बढ़ाई है। जी हां, कांग्रेस ने विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर उद्धव ठाकरे के निर्विरोध चुने जाने में अड़ंगा डाल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने साफ कर दिया कि कांग्रेस एक सीट पर राजी नहीं है। आपको बता दें, अगर महाविकास अघाड़ी की ओर से 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं तो चुनाव तय है, क्योंकि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी 4 सीट पर अडिग है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच विशेष परिस्थिति में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निवेदन पर चुनाव आयोग ने खाली 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा की है। ऐसे में अब राज्य में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 11 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 21 मई को मतदान की तारीख तय की गई है और 26 मई से पूर्व नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए 28 मई से पहले सदन का सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो उनकी कुर्सी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 28 मई को मुख्यमंत्री के रूप में उनका 6
महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और अभी तक वो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी के भी सदस्य नहीं बन सके हैं। मतदान की स्थिति में छोटे दलों और निर्दलियों का भाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मतदान होने तक सूबे में क्या नए सियासी समीकरण देखने को मिलते हैं, ये देखना होगा। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार अपनों में ही घिरती नजर आ रही है। वहीं यूपी में विरोधी योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कामगारों की बढ़ती मुसीबतों के बीच आज योगी सरकार ने श्रम कानून के कई प्रावधानों में बदलाव किया, जो विपक्ष को नागवार गुजरा है और अब विपक्ष योगी सरकार के इस फैसले की मुखालफत कर रहा है। देश के कामगार मौजूदा स्वास्थ्य हालात के चलते पहले ही कई परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं, तो वहीं राज्य सरकार भी इनकी परेशानी कम करने के बजाय बढ़ाती नजर आ रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने श्रम कानून में बदलाव करके कामगारों के लिए काम के समय को 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया, तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रम कानून में बदलाव करने पर मुहर लगा दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अध्यादेश को पारित कर अगले 3 सालों के लिए प्रदेश में सभी लेबर लॉ यानी श्रमिक कानूनों को निलंबित करने का फैसला लिया है। सूबे में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने और कंपनियों को लुभाने के मकसद से सरकार ने ऐसा किया है। योगी सरकार का मानना है इसके जरिए स्वास्थ्य समस्या के चलते सूबे में आर्थिक गतिविधियों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है उससे निपटने में मदद मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में उत्तर प्रदेश में कुछ श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को पारित किया गया, जिसके बाद विपक्ष ने भी तल्ख तेवर अख्तियार कर लिए हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा कामगारों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। आपको बता दें कि इस अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान मुसीबत का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। यूपी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए लागू हुए देशव्यापी बंद के चलते कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थीं, जिसे रफ्तार देने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब भले ही सरकार इस मामले पर खुद को पाक साफ बता रही हो, लेकिन अखिलेश के तेवर बता रहे हैं कि वो कामगारों के लिए आवाज तेजी से उठाते रहेंगे। यूपी में विरोधी योगी सरकार की सिरदर्दी बढ़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन सिरदर्दी तो एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों की भी बढ़ी हुई है, क्योंकि मौजूदा हालात के कारण पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत में तो पूर्णबंदी के पहले चरण से ही हवाई सेवाओं पर पाबंदी लगी हुई है, जिसके कारण इस सेक्टर के लाखों लोगों की नौकरी पर काले बादल मंडरा रहे हैं। पूरी दुनिया स्वास्थ्य परेशानी से जूझ रही है। वहीं एक नई मुसीबत कई विमानन कंपनियों के कर्मचारियों पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस समय जहां कामकाज ठप है और सभी गतिविधियों पर ब्रेक लगा है, तो वहीं कर्मचारियों की सैलरी में भारी कटौती की गई है। क्रिसल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्वास्थ्य मुसीबत के असर और उसके बाद लागू की गई पूर्णबंदी के चलते घरेलू विमानन उद्योग को चालू वित्त वर्ष के दौरान कमाई में 24,000 से 25,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो सकता है। क्रिसल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी के परिवहन और रसद के निदेशक और प्रैक्टिस लीडर जगन नारायण पद्मनाभन ने कहा है, विमानन कंपनियां सबसे बुरी तरह प्रभावित होंगी और कुल नुकसान में इनकी हिस्सेदारी 70% से ज्यादा होगी, यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा, परिचालकों को 5,500 करोड़ रुपए और खुदरा विक्रेताओं को 1,700-1,800 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। उद्योग की वृद्धि दर पिछले 10 वर्षों के दौरान औसतन प्रतिवर्ष 11% रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य विमानन केंद्रों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में यात्रा रोक लंबे समय तक जारी रही तो नुकसान काफी ज्यादा होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले जैसी स्थिति में आने में 6 से 8 तिमाही का वक्त लगेगा। अगर हालात जल्दी सामान्य नहीं होते और बहुत जल्द अगर इस क्षेत्र को राहत नहीं मिलती तो बड़े पैमाने पर छटनी होने का अनुमान जताया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात गरीबों की परेशानी और अमीरों पर सरकार की मेहरबानी की। देश में जब से पूर्णबंदी लागू की गई है,
तब से गरीब कामगारों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। केंद्र सरकार ने भले ही लोगों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी हो, लेकिन कामगारों की परेशानी हल नहीं हुई है। लिहाजा अब भी कई लोग पैदल ही घर की ओर रवाना हो रहे हैं, जिसकी एक चौंकाने वाली तस्वीर आज औरंगाबाद से सामने आई। कामगारों की इस बदहाली पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती मौजूदा हालात के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब सक्रिय नजर आ रही हैं। कभी स्वास्थ्य हालात से निपटने के लिए सरकार के फैसलों का स्वागत करती हैं, तो कभी केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की कमियों का बखान करती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही नजर आया। आज मायावती ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें प्रदेश के प्रवासी कामगारों की घर वापसी के लिए बेहतर व्यवस्था करें। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता पक्ष को आईना दिखाते हुए कहा, एक तरफ तो कोचिंग में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चों और छात्रों के लिए विशेष बसें और विदेशों में फंसे अमीर लोगों के लिए विशेष विमान भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब मजदूर पैदल ही अपने घर वापस आ रहे हैं। उन्होंने औरंगाबाद मामले पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। मायावती ने कहा, इस स्वास्थ्य समस्या के दौरान जो सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं वो गरीब कामगार हैं। वो अपनी रोजी रोटी के लिए अपने घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे। प्रवासी कामगार बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं और उनके साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो बर्ताव कर रही है वो बहुत गलत है। एक तरफ तो सरकार भूखे और लाचार लाखों प्रवासी कामगारों से घोर अमानवीय व्यवहार करते हुए उनसे किराया भाड़ा वसूल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमीरों के लिए दयावान बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो कुछ हुआ वो केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही और असंवेदनशीलता का नतीजा है। बीएसपी सुप्रीमो के तीखे तीर तो थमते नजर नहीं आ रहे। देखना है कि सत्ता पक्ष कैसे इनसे अपना बचाव करता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।